हेलो वेलकम बैक, दिस इज राजकमल। हेलो गाइस, आज का टॉपिक डिस्कस करूंगा पावर स्टेज ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में किस किस तरीके से पावर का ट्रांसफर होता है। यहाँ पे डिस्कशन होगी पावर, जैसे आपने इनपुट दिया तो किस तरीके से पावर ट्रांसफॉर्म हुए, फिर कैसे पावर ट्रांसफर हुआ और कैसे फाइनली शाफ्ट तक डिलीवर हुआ। तो इन सारे स्टेज की चर्चा यहाँ पे होगी। ओके नाउ यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे हम पावर कैलकुलेशन भी कर लेंगे साथ साथ, और कभी मान लो कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि एक्सप्लेन थ्री फेज इंडक्शन मोटर, एक्सप्लेन द लॉस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, तो इनके क्वेश्चन भी एक साथ निकल जाएंगे आपसे। ओके यहाँ देखो कितना शानदार लग रहा है देखने में। ओके तो यहाँ पे एक चीज मैंने बना रखा है। क्या बनाया सर? ये हमने बनाया थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ओके चलिए, आई होप चीजें क्लियर होंगी जब मैं कर दूंगा। तो थ्री फेज सप्लाई ऑब्वियसली आपको मिलता है इनपुट में। ओके थ्री फेज इनपुट, थ्री फेज इनपुट यहां से मिलता है। नौ आपको पता है ये अगर स्टेटर वाइंडिंग होगी, स्टेटर होगी, नौ इसके अंदर क्या होगा सर? रोटर होगा, और रोटर फिर किससे कनेक्ट होगा सर? अपने शाफ्ट से। और ये शाफ्ट कहाँ जाएगा सर? ये इस तरीके से शाफ्ट आगे डिलीवर होगा, मतलब किसी मैकेनिकल कपलिंग के लिए जाएगा। ओके नौ, तो ये हो गया आपका सर शाफ्ट, ये रहा आपका शाफ्ट। तो कौन कौन से पावर में ये आपका चीजें बढ़ जाता है। तो सर यहां मैं बात करूं ना, तो ये आपका अगर मैं कह दूं कि ये है सर शाफ्ट, ये सेक्शन है सर किसका? स्टेटर का। ये सेक्शन किस चीज का है सर? रोटर का। ओके एक सेक्शन स्टेटर का, दूसरा सेक्शन रोटर का। अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं विजुअलाइज हो तो शायद ब्लैक विजुअलाइज हो जाएगा। स्टेटर, स्टेटर दूसरा रोटर। नौ अब देखिए ये क्या है? इनपुट पावर। अगर मैं यहां बात करूं पीआई, तो आप समझो इनपुट पावर रोटर किसको मिला है सर? स्टेटर को पहले मिला। अब स्टेटर में क्या क्या है सर? स्टेटर एक वाइंडिंग है, स्टेटर के अंदर आप खुद देखोगे वाइंडिंग है। ओके और रेजिस्टेंस भी है। स्टेटर के अंदर क्या होगा सर? वाइंडिंग्स होंगे और उसका रेजिस्टेंस होगा और उसके अंदर इंडक्टर भी होगा। ऐसे कंडीशन में आप कहोगे यहाँ पे इस पे दो तरीके के लॉस आपको दिखेंगे। एक तो कैसा लॉस? यहाँ पे CU लॉस, कॉपर का लॉस भी होगा, है ना, क्योंकि कंडक्टर है तो कंडक्टर में I² R लॉस होगा। और चूंकि ये आयरन का होगा, है ना, आउटर सरफेस आयरन का होगा, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा सर? आयरन लॉस भी देखने को मिलेगा। पहले जैसे ही आप इनपुट देते हो तो स्टेज देखिए पावर का क्या है। जैसे आपने इनपुट दिया उसके अंदर स्टेटर की वाइंडिंग में आयरन लॉस भी होगा और कॉपर लॉस भी होगा। अब पता है ये किसके थ्रू सर? एयर के थ्रू पावर का ट्रांसमिट होता है। मतलब एक आप कह सकते हो ये अगर रोटर का सेक्शन है और ये स्टेटर का सेक्शन है और ये बीच वाला जो ब्लैक सेक्शन है, आप कहो कि ये एक तरीके से एयर का गैप है। एयर का गैप मैं दिखाने के लिए कैसे दिखा दूं? आइए सर मैं एयर का गैप दिखाने के लिए आपको बताता हूं कि कैसे एयर गैप को समझा जाए। ये आइए सर, वेट। आइए सर, अब मामला बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। अब मामला, चूंकि परफेक्टनेस जितना बेहतर हो, क्लियरिटी आपके माइंड में हमेशा के लिए थोड़ा और हो जाए। ओके अब ये ऊपर चला गया, चलिए रहने देता हूं सर। ओके अब मैं बात कर लूं एक बार सर, यहाँ पे इसकी चर्चा कर लूं तो ये पूरा स्टेटर, ये रेड पोर्शन पूरा स्टेटर का है, ये पूरा रोटर का। व्हाइट वाला क्या है? एयर का गैप है।
व्हाइट वाला ना, इसकी मैं थिकनेस अगर शायद ज्यादा करता तो शायद ज्यादा मोटा होता। चलिए, है ना। तो ये क्या है, एयर का गैप है। यहां पे क्या है सर, एयर का गैप है। आपको पता होना चाहिए सर, अमूमन इन जनरली अपन कहते हैं ना, स्टेटर और रोटर के बीच, इंडक्शन मशीन में स्टेटर और रोटर के बीच जो गैप होता है, वो थिकनेस जो होता है वो कितने का होता है, 6 to 8 mm। एमीटर सॉरी स्टेटर और रोटर के बीच जो गैप रखा जाता है अमूमन, वो कितने होते हैं, 6 to 8 mm का। ओके, नाउ एयर का गैप हो गया। अब ये हमारा रोटर, ऑब्वियसली आपको कि सर रोटर के अंदर भी रोटर के कंडक्टर होंगे तो उसका रेजिस्टेंस रहा होगा, और चूंकि इंडक्टिव नेचर रहा होगा तो उसमें रिएक्टेंस भी रहा होगा। अब देखिए, जब आप स्क्वायरल केज की बात करते हो तो स्क्वायरल केज में इंडक्टेंस इफेक्ट कम से कम होता है, रेजिस्टेंस इफेक्ट भी हालांकि कम ही होता है। ओके, ना अब बात करोगे वाउंड रोटर, वाइंड रोटर में इंडक्टेंस, ओके, वाइंडिंग बहुत पतले पतले तारों की होती है। सो वहां पे अगर बात करूं मैं चर्चा, तो ऐसे कंडीशन में सर आपका इंडक्टेंस इफेक्ट ज्यादा रहता है, रेजिस्टिव इफेक्ट कम होता है ना। तो यहां पर आप देखो कि ये जो पावर हुआ, पावर के थ्रू, अब ये यहां का पावर था, उसमें ये लॉस खत्म होने के बाद, स्टार्टर लॉस खत्म होने के बाद, फिर एयर गैप के थ्रू पावर किस पे ट्रांसमिट हुआ, रोटर पे। अब रोटर में भी कौन सा है सर, रोटर भी दो तरीके का लॉस है। कौन, एक तो आयरन लॉस होगा और एक कॉपर लॉस होगा, पीसी। ओके, यहां भी दो लॉस होंगे क्योंकि वहां पे वही कंडक्टर है और आपका वाइंडिंग है, तो वहां पे भी लॉस होगा ना। ये लॉस खत्म होने के बाद आपका पता है रोटर पर जो पावर का लॉस हो जाता है, उसके बाद जो डेवलप होगा आपका नेक्स्ट पावर किस पे शाफ्ट होगा, पी, मैकेनिकल पावर। शाफ्ट पे क्या डेवलप होगा, पीएमडी, है ना, पीएमडी, मैकेनिकल पावर डेवलप होगा शाफ्ट पे। अब ये शाफ्ट कहेगा कि ठीक है, जो हमने पावर डेवलप फाइनली जो मेरे पे डेवलप हुआ है, अब ये भी कहेगा कि नहीं, मैं और खर्च होगा मेरे पास आके। तो आपको क्या चीज का खर्च होगा सर, पता है, कोई भी शाफ्ट बिना बॉल एंड बेयरिंग का तो चल नहीं सकता, है ना। कोई भी शाफ्ट बिना बॉल एंड बेयरिंग का तो चल नहीं सकता। तो बॉल एंड बेयरिंग का अगर नहीं चलेगा तो क्या होगा सर, इसके अंदर बॉल एंड बेयरिंग का यूज किया गया होगा। ओके, अब बॉल एंड बेयरिंग का अगर बात करें तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे बॉल एंड बेयरिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा सर, लॉस, फ्रिक्शनल लॉस। क्या होगा सर, फ्रिक्शन लॉस होगा। उसके बाद ही अपन कहते हैं आउटपुट पावर आपको फाइनल मिला। मेन पावर जो है, मेन पावर जो है फाइनल तभी मिलेगा। शाफ्ट पे जो डेवलप होगा मैकेनिकल पावर डेवलप, उसके बाद भी तो हमारा क्या होता है लॉस सर, आपके फ्रिक्शनल लॉस होते हैं। ओके, विंडेज आपका किसका, ये बॉल एंड बेयरिंग का, इसमें भी टाइप्स होते हैं। तो आई होप आपने देख लिया क्या हुआ। अगर यहां पे देखिए, मैं इसका स्टेज एक बार बनाऊं तो 3 फेज इनपुट पावर पहला स्टेज, उसके बाद क्या हुआ, ये पावर घट के लॉस इन स्टेटर। ओके, आगे मैं एक चीज और चर्चा करूंगा सर, आगे जाके ये चीज चर्चा करूंगा कि रोटर पे सिर्फ और सिर्फ आपके कौन से लॉस होते हैं, कॉपर लॉस, आयरन लॉस खत्म होते हैं। क्यों, रीजन ये होता है, मैं पॉइंट में अभी आप लोग कहीं चाहे तो कहीं नोट भी कर लेना, ये कॉम्पिटिटिव अप्रोच से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे बोला जाता है ये क्यों, रोटर पे सिर्फ आप कॉपर लॉस क्यों लेते हो, आयरन लॉस को नहीं, क्योंकि आयरन लॉस फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है। और आपको पता है जब मोटर का कंडीशन चलता है तो फ्रीक्वेंसी रोटर का एकदम नेग्लिजिबल हो जाता है, 2 हर्ट्ज 1 हर्ट्ज, ओके, बहुत कम हो जाता है। सो जब रनिंग कंडीशन में होता है रेटेड लोड पे, तो वो ऐसे कंडीशन उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है, और जब फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो आयरन लॉस बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और आयरन लॉस कम होता है इसलिए बोला जाता है रोटर पे सिर्फ रोटर कॉपर लॉस देखा जाता है, स्टेटर पे दोनों देख लेते हैं। ओके, और फिर पीएमडी पे जाता है। तो मैं कह सकता हूं पी इनपुट पावर, उसके बाद लॉस इन स्टेटर होता है, स्टेटर में दोनों तरीके के लॉस होंगे। ओके, पी आईसी, पी आयरन लॉस और पी कॉपर लॉस। 9, उसके बाद क्या हो जाएगा सर, एयर गैप पावर जाएगा, एयर गैप पावर बच जाएगा।
एयर गैप आपका पावर बच गया। एयर गैप पावर बचने के बाद ये पावर क्या हो जाएगा, यही रोटर का इनपुट हो जाएगा। जो बच जाएगा इन इनपुट के बाद जो ये घटेगा उसके बाद जो पावर बचेगा वही रोटर का इनपुट होगा, उसी को एयर गैप पावर बोलते हैं। ओके, यही आप कह सकते हो इसको रोटर इनपुट। रोटर का इनपुट यही होगा ना। रोटर का जो इनपुट होगा यहां भी क्या होगा, रोटर में मेनली कॉपर लॉस होता है, या आप कह सकते हो रोटर लॉस, जबकि इसमें मेनली पीआरसी होता है, रोटर कॉपर लॉस होता है। ओके, अब ये भी लॉस निकल जाए इनसे तो क्या हो जाएगा सर, ये लॉस निकल जाए तो फिर शाफ्ट में पावर डेवलप होगा, जिसको बोलते हैं मैकेनिकल पावर डेवलप। उसके बाद आपका क्या बचेगा, पीएमडी, मैकेनिकल पावर डेवलप, मैकेनिकल ओके। और सर जब आपका मैकेनिकल पावर भी डेवलप हो जाता है तो क्या वही फाइनल आउटपुट है आपके शाफ्ट पे जहां कपल कर दोगे? नहीं सर, आपको पता है उसके बाद भी कुछ लॉस होते हैं। एक तो आपको चाहे तो यहाँ विंडेज लॉस की बात करूं, मैं लास्ट में भी जोड़ देता हूं विंडेज लॉस, आगे मैं डिस्कस करूंगा क्या होता है विंडेज लॉस। तो यहाँ पे एक चीज मैं विंडेज और बॉल एंड बियरिंग लॉस यानी फ्रिक्शनल लॉस कहूंगा और घटेगा, इसमें फ्रिक्शनल लॉस घटेगा। अब प्लस इसमें एडिशन में एक और लॉस मैं बोल देता हूं विंडेज। ये क्या होता है, विंड के कारण लॉस होता है। विंड के कारण स्टार्टर और रोटर के बीच जो एयर का गैप होता है ना, तो एयर में फ्रिक्शन होने के कारण भी कुछ लॉस होते हैं, उसी को विंडेज बोला जाता है। तो फ्रिक्शन के बाद यहां जो फाइनली मिला सो आपको पी आउटपुट यहां पे मिला। पी आउटपुट फाइनल पावर आपको यहां मिला और इनपुट आपने ये दे रखा था, इनपुट आपने ये देखा। तो इस तरीके से पावर के स्टेज चल रहे हैं। ओके, पावर के किस तरीके से फ्लो हो रहा है, पावर का एक तरीके से आप कह सकते हो स्टेजेस या फ्लो हो रहे हैं। आप इनपुट पावर, देन लॉस हो गया, एयर गैप पावर, रोटर मतलब रोटर इनपुट वही हो गया, देन रोटर में लॉस होगा, तब आपका शाफ्ट पे पावर जाएगा, पीएमडी मैकेनिकल पावर डेवलप, देन फ्रिक्शनल लॉस होंगे और फिर फाइनली आपके पी आउटपुट पावर मिल जाएंगे यहां से। सो ये एक तरीके से फ्लो या स्टेजेज होंगे और आप यहां से भी समझ लिए। अब आप देखिए जो बुक्स में नॉर्मली डायग्राम आपको दिखता है वो कैसा दिखता है, और हम हर लॉस जो आपको पता है पी इनपुट के बारे में सबके बारे में आपको बताता हूं कि एक्चुअली यहाँ पे क्या चल रहा है, और इन सब के बारे में मैं डिस्कस कर देता हूं, कुछ न कुछ लाइन लिख देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से कर पाओगे। आइए सर, यहाँ पे देखिए कहीं पे पावर स्टेजेज इन इंडक्शन मोटर अगर आपको कहीं दिखे तो ये कंस्ट्रक्शन मेड है। आप इसको बनाने में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, आप हमेशा इसी टाइप के डायग्राम को बनाओगे तो ये आप अच्छे से बना सकते हो, ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है थोड़ा। ओके, अब देखिए ये क्या है, स्टेटर पार्ट है, ये मोटर का स्टेटर पार्ट। स्टेटर से रोटर को निकालिए, ये कौन सा पार्ट है सर, रोटर पार्ट। रोटर से इसके शाफ्ट को यहाँ पे किस पे दिखा गया, बॉल एंड बेयरिंग यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है सर, बॉल एंड बियरिंग, उसी पे शाफ्ट टिका हुआ है और फाइनली आपको शाफ्ट इस तरीके से दिख रहा है। सो अब यहां पे देखिए पहले आपको क्या है, रोटर का इनपुट पावर दिया गया, रोटर का इनपुट पावर दिया गया, देन स्टार्टर के अंदर कौन सा लॉस है, स्टार्टर का कॉपर लॉस, स्टार्टर के अंदर कंडक्टर होगा, ये वाइंडिंग्स होंगी तो कंडक्टर है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और साथ के साथ वाइंडिंग है। ओके, सो आप कह सकते हो कि यहाँ कॉपर लॉस भी होगा और फाइनली सर स्टार्टर का आयरन लॉस होगा, क्योंकि ये लोहे पे वाइंडिंग की जाती है तो ऑब्वियसली आयरन लॉस होना ही है। नो, अब ये जो एक्टिव पावर सप्लाई टू द रोटर, यहाँ पे पी आर यहाँ पे लिखा। ओके, अब यहां से एक पावर डिलीवर होगा किस पे, रोटर पे, जिसको बाहर करके दिखाया गया, अंदर में ही होता है लेकिन ये निकाल के दिखाया कि स्टेटर से किस पे पावर डिलीवर होता है सर, रोटर पे। रोटर में भी, रोटर के अंदर चूंकि कंडक्टर है, कॉपर के कंडक्टर है, तो रोटर के कॉपर के अंदर लॉस होगा, रोटर के कॉपर के अंदर लॉस होगा, तो रोटर कॉपर लॉस से आप कह सकते हो रोटर कॉपर लॉस होगा। तो यहां से इस जो पावर पी आर आया उसमें भी लॉस हो गया, तो यहां पे क्या बचा सर, पी आर माइनस पीआरसी, इतना फिर पावर बचा। अब यही जो पावर बचा वही क्या, मैकेनिकल पावर डेवलप,
ओके, इनमें से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, जो इस रोटर का इनपुट है उनमें से लॉस घटा दूंगा तो क्या बचा, मैकेनिकल पावर डेवलप। अब मैकेनिकल पावर डेवलप भी शाफ्ट पे पावर को डिलीवर करता है, लेकिन कहता है कि उनसे पहले भी कुछ खर्च होंगे। कौन सा सर, एक विंडेज लॉस और फ्रिक्शनल लॉस। कौन सा है सर, विंडेज लॉस और फ्रिक्शनल लॉस। और फाइनली आपको शाफ्ट पे आउटपुट पावर मिलेगा, फाइनली आपको शाफ्ट पे आउटपुट पावर मिलेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेजेज ऑफ इंडक्शन मोटर, किसका, पावर का। ओके, तो ये आप जानकारी मिल चुकी, पर मैं चाहता हूं कि एक बार हर एक स्टेज को थोड़ा डिस्क्राइब कर दूं और इसमें से चुन चुन के क्या निकालना है कि जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर में लॉस क्या होते हैं। तो लॉस आपका कौन सा है सर, लॉस स्टेटर के लॉस, पहला स्टेटर लॉस, दूसरा रोटर लॉस, ओके, तीसरा फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। तो ओवरऑल की जानकारी मैं एक बार आपको दे देता हूं। सर आपने अगर ट्रांसफार्मर भी बढ़िया से पढ़ रखा है तो वहां से भी आपको काम बहुत हद तक चल जाता है, लेकिन चलिए मैं एक बार आपको जानकारी दे देता हूं। थोड़ा सा पानी ले लूं, फिर आप लोग को जानकारी दे देता हूं। पावर लॉस इन इंडक्शन मोटर। अब देखिए सर, एक्चुअली इनपुट है तो ठीक है, इनपुट पावर तो मिल रहा है। अब कहां कहां क्षति हो रही है, लॉस हो रहा है, उन्हीं की चर्चाएं होंगी। सो सबसे पहले पावर लॉस इन ट्रांसफार्मर, कौन कौन से लॉस होते हैं ओवरऑल की, चाहे स्टेटर पे हो या रोटर पे। मैं अगर बात करूं तो पहला है सर कॉपर लॉस, सीयू लॉस, या इसको कौन सा लॉस बोलते हैं सर, वेरिएबल लॉस, क्योंकि लोड पे डिपेंड करता है। दूसरा आयरन लॉस, इसी को और क्या बोलते हैं सर, कांस्टेंट लॉस। तीसरा मैकेनिकल लॉस। ओके सर, यहां पे आइएगा, जो आपका आयरन लॉस है वो दो तरीके से बढ़ते हैं। आयरन लॉस दो तरीके से बढ़ जाते हैं। एक कहलाता है आयरन लॉस में यहां पे हिस्टेरेसिस लॉस, सिस लॉस, दूसरा है एडी करेंट लॉस, होगा ना, आयरन लॉस के अंदर होता है। और कॉपर लॉस तो कॉपर के अंदर ही होगा। नेक्स्ट मैकेनिकल लॉस की अगर चर्चा की जाए तो मैकेनिकल लॉस की यहां मैं बात कर लूं साथ के साथ, तो मैकेनिकल लॉस दो तरीके से क्लासिफाई हो जाते हैं। कौन कौन सा, पहला फ्रिक्शनल लॉस, दूसरा विंडेज लॉस। विंड के अंदर लॉस जो होता है उसको विंडेज कहते हैं, आगे डिस्क्राइब मैं कर दूंगा। और यहां पे है फ्रिक्शनल लॉस। ओके, ABCD यहां कर देता हूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ए और बी के रूप में कर देता हूं। अब विंडेज लॉस तो यहीं पे विंडेज लॉस है, ठीक है। फ्रिक्शनल लॉस फिर क्लासिफाई हो जाते हैं दो तरीके से। फ्रिक्शनल लॉस दो तरीके से क्लासिफाइड हो जाते हैं। पहला कहलाता है सर फ्रिक्शनल में, एक तो है बॉल बियरिंग फ्रिक्शन, एक होता है सर बॉल
बियरिंग फ्रिक्शन, मतलब बॉल बियरिंग जो होते हैं ना जिसपे वो घूमता है वो भी फ्रिक्शन करेगा, वो भी तो विरोध करेगा ना। ओके, और दूसरा कहलाता है सर ब्रश फ्रिक्शन। नन लॉस। ओके, तो ये दो तरीके के लॉस इसमें भी दिखने को मिलेंगे। तो इन सारे लॉस की चर्चा कर लेता हूं। तो देखिए ना, पावर स्टेजेज में आप हर पावर का डिस्कशन भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, और एक तरीके से पावर लॉस इन इंडक्शन मशीन का भी हो गया। तो ये चाहे दोनों चीज आप डिस्क्राइब कर सकते हो। नो, एक एक को मैं बारीकी से कर देता हूं आपका एक्सप्लेन। हालांकि सर यहाँ पे आयरन लॉस को मैं इतना ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि आयरन लॉस को हिस्टेरेसिस और विंडेज लॉस ट्रांसफार्मर में बहुत बेहतर तरीके से हमने कराया था। ओके, तो आप वहां उनका भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है ना। अदरवाइज जितना अभी करा दे रहा हूं वो सफिशिएंट रहेगा। ओके, क्योंकि वहां मैथमेटिकली हमने बहुत ज्यादा किया हुआ है। पहला CU लॉस, कॉपर लॉस। PCU लॉस की बात करें तो I1 स्क्वायर इंटू R1 प्लस I2 का स्क्वायर इंटू R2, है ना। और प्राइमरी साइड का करंट, प्राइमरी वाइंडिंग में स्टेटर में वो जो करंट है इंटू रेजिस्टेंस प्लस दैट, ये दोनों लॉस हो जाएगा एक साथ। कॉपर लॉस में हमने क्या किया सर, दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया। ओके, दोनों को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया ना। अगर रेफर टू प्राइमरी साइड करूं, अगर रेफर टू प्राइमरी साइड करूं तो I1 स्क्वायर इंटू R1 प्लस प्राइमरी साइड रेफर करूं तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी साइड इंटू R2 को प्राइमरी साइड करूं तो R2 डैश हो जाता है। ओके, सो इन वैल्यू को चाहे तो लिखूं I1 का स्क्वायर इंटू R1 प्लस R2 डैश। ओके, यही चीजें क्या हो जाती है सर, I1 का स्क्वायर इंटू R01 टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन प्राइमरी साइड। ये क्या होगा, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन प्राइमरी साइड। अब यहाँ पे R1 R2 क्या है सर, R1 स्टैटर और R2 स्टैटर रेजिस्टेंस। जो इक्विवेलेंट सर्किट में भी दिखाया था, और ये हमारा हो जाएगा सर रोटर रेजिस्टेंस। ओके ना, अगर सर प्राइमरीज को सेकेंडरी साइड डिलीवर करना चाहो तो ये तो क्या हो गया सर, प्राइमरी साइड इक्विवेलेंट, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर्ड प्राइमरी साइड। ओके, और ये आपका कॉपर लॉस भी निकल गया। अगर यही होता टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी साइड, देन क्या होता, अगर PCU रेफर इन सेकेंडरी साइड अगर बात की जाए, RSS मतलब हो गया रेफर्ड सेकेंडरी साइड अगर किया जाता, तो यहां से इक्वेशन में क्या बनने लगता, ये मेन इक्वेशन आपका। ओके, यहां से कैसे बनने लगता सर, तो I1 स्क्वायर इंटू R1 प्लस I2 का स्क्वायर इंटू R2, ये तो बेसिक फॉर्मूला है। अब देखिए सर, अगर यहां पे बात करूं तो अब सेकेंडरी साइड तो है, ये प्राइमरी साइड को रेफर सेकेंडरी साइड करना है, रेफर टू सेकेंडरी साइड नो, तो प्राइमरी साइड वाला सेकेंडरी साइड अगर करूं तो सेकेंडरी साइड में करंट तो सेकेंडरी साइड का मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब कॉपर लॉस उसी रेजिस्टेंस के साथ गुणा करने पे नहीं मिलेगा सेम, सो अपने को R1 का डाइस करना पड़ जाता है। बस मामला इतना ही होता है। हो गया यहाँ पे सेकेंडरी साइड का करंट इंटू R1 डाइस प्लस R2, इसी को लिखा जाता है I2 का स्क्वायर इंटू R02। ओके, तो ऐसा भी कॉपर लॉस हो सकता है सर, या तो रोटर साइड रेफर कर दो या फिर स्टैटर साइड रेफर करके टोटल पावर कॉपर लॉस आप निकाल सकते। ओके, आई होप इसकी जानकारी मिल चुकी होगी। सर ट्रांसफार्मर में ऐसे निकालते हैं, एक साइड की वाइंडिंग का और दूसरी साइड की वाइंडिंग का। ओके, नेक्स्ट
दूसरा है हमारा आयरन लॉस। आयरन लॉस में पहला चर्चा हिस्टेरेसिस लॉस का करता हूं। इसको WH या फिर PH से भी डिनोट किया जाता है। ओके, ये क्या होता है एक्चुअली? हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है? ये चेंज इन अलाइनमेंट के कारण होता है। देखिए हिस्टेरेसिस क्या होता है, चूंकि AC सप्लाई होने के कारण अगर मान लो कोई कोर है, आपका क्या है, कोर है, इस कोर से होके ये स्टेटर का कोर है, सपोज दैट मैं कहता हूं स्टेटर का ही कोर है, तो आयरन कोर है, तो इसमें एक चीज आपको देखना पड़ेगा कि ठीक है सर आयरन का कोर है, ये मैग्नेटिक पाथ फ्लो करने के लिए है ना। जैसे कि आपका क्या होता है, जो आपका 3 फेज सप्लाई देते हो, 3 फेज सप्लाई दिया आपने मशीन में, ओके, तो 3 फेज सप्लाई दोगे तो उससे क्या होता है, इसमें इसके वाइंडिंग में चारों साइड वाइंडिंग में वाइंडिंग लगे होते हैं, इस पे वाइंडिंग होगा 3 फेज का, मान लो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होगा, तो स्टार्टर में वाइंडिंग होंगे और रोटर तो उसके नीचे आएगा, रोटर तो यहाँ बेचारा आएगा, है ना, वहां से आगे बढ़ेगा रोटर, लेकिन यहाँ पे वाइंडिंग होगा। तो ये जो फ्लक्स है, ये जो करने के कारण फ्लक्स है, तो फ्लक्स स्ट्रॉन्ग किसके कारण बनता है? इसी स्टार्टर के आयरन के कारण। ये जो स्टार्टर होगा, और ये स्टार्टर में क्या है सर, आयरन पार्ट है, स्टील का पार्ट है, आयरन लोहा का पार्ट है। सो जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ वो हवा में नहीं घूम रहा है, वो फ्लक्स आपका कहीं ना कहीं कुछ पार्ट एयर में रहता है, कुछ रोटर से लिंक रहता है और कुछ स्टार्टर से। मतलब कि आपको फ्लक्स गुजरने का सबसे बढ़िया मीडियम कौन सा है? आपका आयरन पाथ से बढ़िया फ्लक्स गुजर जाता है। सो स्टार्टर की जो थिकनेस होती है तो वो भी सपोर्ट करता है फ्लक्स को गुजरने में। ओके, फ्लक्स को गुजरने में। जैसे ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर भी ध्यान रखिए सर, जो ट्रांसफार्मर है इसमें वाइंडिंग है, तो ये फ्लक्स गुजरने के लिए मेन रास्ता कौन दे रहा है सर? ये आयरन पाथ। अगर आयरन ना होता, एक वाइंडिंग यहाँ हवा में टांग देते हैं और दूसरा वाइंडिंग यहाँ, तो फ्लक्स तब भी जाता, लेकिन फ्लक्स तब कमजोर हो जाता, इस वाइंडिंग को कट करता। एक बार फ्लक्स इधर से चलता है AC केस में, एक बार इधर से, ओके, तब भी फ्लक्स कट करता है इसको, और तब भी EMF डेवलप होता है। आजकल जो वायरलेस चार्जर होने लगा, क्या होगा, इसी प्रिंसिपल में वो काम करता है। आप एक को सप्लाई दे दिया और उसका जो मतलब फ्लक्स है वो हवा में तैरता है, और उसके कारण आपके जो चार्जिंग पोर्ट होता है, जो दूसरा जहां पे आप मोबाइल रखोगे वहां पे जाके वो उससे लिंक होता है, और वो फिर क्या होता है, वोल्टेज डेवलप करता है, तो चार्ज आपको कनेक्ट कर देता है। सिमिलरली चीजें वही है। तो यहाँ पे फ्लक्स बेचारा लेकिन एयर में बहुत कमजोर हो जाता है, लेकिन आयरन होने के कारण वो उसको क्या करता है, फ्लक्स को मजबूत बनाता है, सपोर्ट करने का काम करता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जिस तरीके से ट्रांसफार्मर में फ्लक्स एक बार क्या करता है सर, अगर यहाँ पे पॉजिटिव अप्लाई है करंट का, क्योंकि AC अप्लाई अपन करते हैं, तो एक बार फ्लक्स इधर से जाता है और दूसरी बार इधर से। सो यही क्या हुआ, इस कोर की बात चर्चा करता हूं, या ऐसे ही इस मशीन के कोर की चर्चा करता हूं। ओके, इसमें क्या होगा, एक बार फ्लक्स आपका इस लाइन में अलाइनमेंट है, मान लो कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव हाफ की चर्चा AC में अप्लाई करूं, पॉजिटिव हाफ की चर्चा, तो बेचारा सारा अलाइनमेंट जो है, चूंकि मैग्नेटिक सर्किट में एक अलाइनमेंट वर्ड होता है, डाइपोल्स अलाइनमेंट, ओके, ये सब एक डायरेक्शन में जाने लगता है, क्योंकि जब सब पॉजिटिव होता है। लेकिन सर आपको पता है जैसे ही नेगेटिव होगा, अगर सबका अलाइनमेंट फिर चेंज होगा, तो अलाइनमेंट कैसे चेंज होगा, ये देखिए, पहले तो इधर जा रहा था, फिर सब इधर घूम के इधर से जाएगा, फिर सब घूम के इधर से जाएगा, फिर सब घूम के इधर जाएगा। सो ये लगातार क्या करता है, अपना अलाइनमेंट चेंज करते रहता है, लगातार अपना अलाइनमेंट चेंज करता है ड्यू टू AC। अल्टरनेटिंग नेचर होने के कारण ये एक अलाइनमेंट होता है मैग्नेटिक सर्किट के अंदर, फ्लक्स का अलाइनमेंट लगातार चेंज होते रहता है, और इसके कारण जब चेंज होगा ना, तो ये एनर्जी की खपत करती है। क्या करता है सर, एनर्जी का खपत करता है। इसी को बोला जाता है हिस्टेरेसिस, इसी को बोला जाता है हिस्टेरेसिस। और हिस्टेरेसिस मतलब क्या होता है सर, एक तरीके का आपका स्मॉल लूप। आप क्या कहते हैं, हिस्टेरेसिस मतलब स्मॉल लूप। आपने BH कर्व भी कभी पढ़ा होगा ना, तो ये BH कर्व भी इसीलिए बनता है, ये BH कर्व भी इसीलिए बनता है। हालांकि सारी चीजों का डिस्कशन मैंने ट्रांसफार्मर में बहुत अच्छे से कर दिया, अभी तो मैं शॉर्ट डिस्कशन आप लोगों के साथ कर रहा हूं। सो हिस्टेरेसिस मतलब ये होता है स्मॉल लूप,
तो कहता है ठीक है, अगर आप ना ये लगातार अलाइनमेंट एसी के कारण लगातार कभी इधर फिर नेगेटिव में इधर, सो इस ये अलाइनमेंट चेंज होने के कारण कुछ ना कुछ एनर्जी की खपत कर लेता है, इसी को बोला जाता है हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस। अब कहता है कि ठीक है ये अलाइनमेंट चेंज करता है तो मटेरियल ऐसा रखिए जिससे फटाफट 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 कम से कम लॉस में बहुत अच्छे से अलाइनमेंट फटाफट चेंज कर ले, जैसे जैसे एसी अप्लाइड चेंज हो रहा है। ओके, तो अगर कहता है कि ये देखिए, अगर मटेरियल सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल यूज करोगे तो लूप इसका छोटा बनेगा, अगर लूप जितना छोटा बनेगा हिस्टेरेसिस लॉस उतना ही कम होगा। लूप किस पे डिपेंड करता है? हिस्टेरेसिस लॉस पे। लूप किस पे डिपेंड करता है? हिस्टेरेसिस लॉस पे। ओके, अगर लूप आपका छोटा रहा, हिस्टेरेसिस लूप छोटा रहा तो हिस्टेरेसिस लॉस कम होगा। अगर हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का आपने कोर बना दिया तो यहाँ अलाइनमेंट चेंज होना मुश्किल हो जाता है, तो सो आपका क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपका लॉस होगा, ज्यादा से ज्यादा लॉस होगा। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है कि बताइए हिस्टेरेसिस लूप अगर बड़ा हो गया तो उससे लॉस कम होगा कि ज्यादा? ज्यादा। क्यों? क्योंकि अलाइनमेंट चेंज होने में उसको दिक्कत हो रहा है, ज्यादा एनर्जी का कंजम्पशन कर रहा है। ओके, सो ये है। बाकी बीएच कर्व को तो अपन बहुत बढ़िया से देखते ही हैं, बीएच कर्व का तो हमने शुरुआत में ही लेक्चर दे दिया था आपको। सो आई होप कि हिस्टेरेसिस लॉस इस तरीके से होता है आपके ट्रांसफार्मर के, सॉरी आयरन लॉस में, यानी आप कह सकते हो मोटर हो या फिर ट्रांसफार्मर हो। दूसरी बात, दूसरा कौन सा है? एडी करंट लॉस। एडी करंट भी क्या होता है सर? इसीलिए देखिए एडी करंट क्या होता है, कहते हैं कि जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल में क्लोज पाथ में फ्लक्स गुजारोगे ना, तो क्लोज पाथ में अगर किसी को फ्लक्स गुजारोगे तो ऐसे कंडीशन में उसमें उत्पन्न हो जाता है करंट। मतलब समझिएगा कि अगर किसी क्लोज पाथ में अगर आप करंट फ्लो करते हैं, जैसे वाइंडिंग क्लोज पाथ है उसमें आपने करंट फ्लो कराया तो उसमें उत्पन्न फ्लक्स होता है। सिमिलरली फ्लक्स भी किसी क्लोज पाथ से गुजारोगे तो उसमें उत्पन्न होगा क्या? करंट। ओके, वही प्रिंसिपल है, फिर बात वही आती है। तो इसमें पतले पतले पत्तियां होती हैं। यहां से देखिए ट्रांसफार्मर में आपको पता होना चाहिए सर, अभी तो ट्रांसफार्मर की भी बात कर देता हूं मैं। ये लो ट्रांसफार्मर बोला तो ट्रांसफार्मर की भी बात कर लेता हूं। ट्रांसफार्मर पता है सर पतले पतले पत्तियों का मिलके बना होता है, इसी कारण पतले पतले थीन पत्तियों का मिलकर बना होता है एडी करंट को कम करने के लिए। सिमिलरली ये जो है आपको क्या, ये सॉलिड लोहे का बना थोड़ी ना होता है, नहीं सर, ये पतले पतले थीन पत्तियों का मिलके बनता है, बहुत सारे थीन पत्तियों का मिलके बनता है। और क्यों ऐसा बना जाता है? क्योंकि एडी करंट कम हो जाए, नहीं तो एडी करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो लॉस होगा, हीटिंग भी बहुत होगा। ओके, पतले पतले पतलियों का मिलके बनाता है बहुत सारा। के बाद देखोगे एकदम खोल के दिखाता है एनिमेशन में, और फिर उसको जोड़ दिया जाता है, नॉट बोल्ट से स्टार्ट किया जाता है तो स्टार्टर बन गया, ऐसे रोटर बनाए जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से देखिएगा। अब देखिए एडी करंट की बात कर रहा है तो ओके, तो एडी करंट में क्या कहता है कि अगर आपका इसी सर्किल में देखिए आपको सप्लाई देते हो, 3 फेज सप्लाई भी दिए हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वाइंडिंग है, तो वाइंडिंग के कारण इसमें क्या होता है? फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो फ्लक्स भी किसी लूप में अगर उत्पन्न चलेगा तो वो इस पतले पतले पत्तियों में, ये एक पत्ती की अगर बात करूं ना, सिर्फ एक पत्ती निकाल के यहां से, सिर्फ एक सिंगल पत्ती में बात करूं, एक सिंगल पत्ती की मैं बात करूं, एक सिंगल पत्ती कैसा रहा होगा सर? ऐसा। और उसमें वाइंडिंग वो शेप कैसा बन रहा होगा? ऐसा 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 ऐसा, इसमें वाइंडिंग आएंगे भरेंगे, ऐसा ऐसा। एक पतले पत्ती की बात कर रहा हूं, एक पतले पत्ती की बात कर रहा हूं कि इसके अंदर स्लॉट्स रहते होंगे, ये देखिए इसके अंदर स्लॉट्स होंगे, उसी में वाइंडिंग रहेगा। एक पत्ती की बात कर रहा हूं, एक पत्ती की बात कर रहा हूं, स्लॉट्स होंगे उसी में वाइंडिंग होगा। अब बताओ कि इसमें फ्लक्स अगर सर्कुलेट होता है तो इस पत्ती पे क्या उत्पन्न हो जाता है सर? स्मॉल अमाउंट का करंट, एडी करंट। एडी मतलब भी छोटा, बहुत छोटा अमाउंट का करंट, और ये लूप बनाने लगता है। सो अगर बहुत ज्यादा, इसीलिए इसको इंसुलेटेड किया जाता है, हर पतले पतले पत्तियों का क्या होता है? इंसुलेशन कर दिया जाता है। अदरवाइज ये करंट सबका जुड़ जाएगा तो बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट उत्पन्न हो जाएगा, और इस करंट का ये हेवी आई टोटल हो जाएगा बड़ा,
ओके सो इसको अवॉइड करते हैं कैसे, इंसुलेशन करके, जितने पत्तियां होती हैं जुड़ती हैं सबको आइसोलेट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने ट्रांसफार्मर भी पढ़ाया था आप लोगों को, तो यहाँ पे देखिए पतले पतले पत्तियां हैं ना, यहाँ पे स्ट्रिप्ड, इसको स्ट्रिप्ड बोला जाता है ना, स्ट्रिप्ड। ये देखिए पतले पतले पत्तियों के शायद दिख नहीं रहा है क्या, दिख तो रहा है ना, ये देखिए पतले पतले पत्तियों का सर बना हुआ है, आई होप दिखना तो चाहिए। ये देखिए एक निकाल दिया ना पत्ती, इससे एक पत्ती निकाल दिया इससे, शायद लाइट यहाँ कम दिख रहा है ना, पतले पतले पत्तियों का, क्यों, और सब लेमिनेट होता है, एक का कनेक्शन करंट छोटा अमाउंट में, एक में करंट उत्पन्न होगा तो दूसरे प्लेट पे नहीं उत्पन्न होगा। मतलब अगर समझिए, अगर मैं कहता हूं ये सप्लाई है, सप्लाई दिया तो इस कोड में क्या हुआ, फ्लक्स सर्कुलेट किया। जब फ्लक्स किसी क्लोज लूप में उत्पन्न होगा ना सर, एक क्लोज लूप में अगर फ्लक्स चल रहा है तो ये इस पतली पत्तियों पे क्या उत्पन्न कर देगा, करंट। और सब मोटा एक साथ अगर शॉर्ट में जुड़ा रहता तो सब पत्तियों में होता तो करंट बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाता, तो हीट होता, आई स्क्वायर आर इंटू टी होता, तो हीट बहुत हो जाता ट्रांसफार्मर। सो इसको पतले पतले पत्तियों में काट के अब फिर इसमें आइसोलेट करके फिर इसको टैप्ड किया जाता है, एक साथ जोड़ दिया जाता है। ये लो ऐसे है ना, ऐसे ही सब मशीन के भी होते हैं, मशीन में पतले पतले पत्तियों को मिला के बनाया जाता है। सो इससे क्या होता है, एडी करंट कम हो जाता है। सो आप कह सकते हो थीन ब्लेड्स आर यूज्ड टू, थीन आइसोलेटेड ब्लेड्स अगर बोल दूं तो ये ज्यादा बेहतर होगा, थीन आइसोलेटेड ब्लेड्स आर यूज्ड to reduce, eliminate the eddy current loss। ओके, एडी करंट लॉस को खत्म करने के लिए क्या करते हैं सर, आपका स्ट्रिप्ड यानी पतले पतले पत्तियों के मिलके बना के जोड़ देते हैं। ओके, नौ एक चीज और मैथमेटिकली अगर बात करें ना तो टोटल लॉस की बात करें तो W हिस्टेरेसिस प्लस W एडी करंट लॉस होता है। अब यहां भी एक चर्चाएं होती है, यहां भी कई चर्चाएं होती है, क्या होती है वो चर्चाएं सर, यहां पे चर्चा ये होती है कि अगर Bm कांस्टेंट है ना, यहां पे फिर चर्चाएं होने लगती है। चलो नेक्स्ट स्टेप में, ये तो मेन इक्वेशन हो गया। नाउ Bm कांस्टेंट, Bm नॉट कांस्टेंट, इफ Bm इज इक्वल टू कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी अगर कांस्टेंट होगा, मतलब V/F का रेशियो अगर कांस्टेंट हो जाए तो क्या होता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है सर, जो टोटल आप जो लॉस बता रहे हो वो किन पे निर्भर करने लगता है सर, जैसे कि A इंटू एफ प्लस B इंटू एफ स्क्वायर पे निर्भर करने लगता है। A इंटू एफ प्लस B इंटू एफ स्क्वायर, यानी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट हो जाता है टोटल लॉस। ओके, दूसरा, ये सारा चीज मैं डिस्कस कर रहा हूं इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूं, ऑलरेडी इन सब ये कैसे एक्सप्रेशन में आता है, कैसे चलता है, ये सब ट्रांसफार्मर के अंदर पूरा बस सेम डेरिवेशन है। ओके, अगर आपको चाहिए तो मैं इसको पीडीएफ जब दूंगा ना तो पीडीएफ में वो ट्रांसफार्मर का लिंक कर दूंगा कि किस तरीके से हमने डेराइव किया और डिस्कस कई बार किया उसको। ओके, नाउ इफ, इसीलिए मैं ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करना चाहता, Bm नॉट कांस्टेंट, अगर Bm कांस्टेंट नहीं होता था तो क्या होता था, यानी V/F नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, सो टोटल लॉस जो होता है वो किस पे निर्भर करता है, A इंटू, आप कह सकते हो V टू द पावर 1.6 इंटू F टू द पावर माइनस 0.6, इस पे प्लस
बी इंटू वी वन के स्क्वायर। ओके, जब bm कांस्टेंट नहीं होगा मैग्नेटिक यानी v बाय एफ का रेशियो कांस्टेंट नहीं होता इसमें भी, तो टोटल जो आपका लॉस होगा, टोटल जो आयरन लॉस होगा आपका वो क्या होगा, a इंटू ऐसे आपको निकाला जाता है। और जब कांस्टेंट है हो गया, कांस्टेंट है तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हो, a इंटू एफ, यानी टोटली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, चाहे वो एडी करंट लॉस हो और चाहे हिस्टेरिसिस लॉस हो, चाहे हिस्टेरिसिस लॉस हो चाहे एडी करंट लॉस हो, अगर bm कांस्टेंट है तो आपका दोनों फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट हो जाते हैं। ओके, इन सारी चीजों की चर्चा हमने मैथमेटिकली ये सॉल्व हो क्या है, मैथमेटिकली सॉल्व हो क्या है तभी इसको लिखते हैं, ये फाइनल रिजल्ट है। ओके, तो हमने देखा अब तक सर कौन सा, इतने लॉस तो कर लिए हमने, कौन कौन से लॉस कर लिए, ये सर 2 लॉस अभी तक तो हमने कर लिया, तीसरा लॉस पढ़ते हैं, ये इंटरेस्टिंग है, आपने बहुत कम पढ़ा होगा इसी लॉस को, मैं एक बार इसको डिस्कस कर देता हूं, मैकेनिकल लॉस। ओके, चलिए सर मैकेनिकल लॉस को डिस्कस करते हैं।